हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, टिमटिमाना यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि कभी आपको जो है तारे तेज रोशनी की और कभी कम दिखाई देते हैं, यानी कभी उनकी रोशनी तेज दिखाई देती है और कभी कम दिखती है। इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। बेसिकली जब भी हम तारों की बात करते हैं, तारे यानी जो स्टार्स होते हैं, ये हमसे मिलियन लाइट ईयर दूर होते हैं, यानी बेहद दूर, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमसे मिलियन लाइट ईयर दूर है। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, उतनी दूरी से इनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक। तो बेसिकली जब जो आपका तारा है, तारे की रोशनी पृथ्वी तक आती है, तो आप ये जानते हैं पहले क्या है, स्पेस। ठीक है, अंतरिक्ष। उसके बाद वो क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर जो आपके एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, वायुमंडल की क्या है, परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल की जो परतें हैं उससे गुजर के ये पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये पृथ्वी तक पहुंचती है इन वायुमंडलीय परतों से गुजरकर। अगर हम बात करें वायुमंडलीय परतों की, तो ये किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। अब अगर हम इसकी अलग अलग परतों की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग परतों में जो गैस होते हैं, गैस के जो अणु हैं, उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है, वो अलग अलग होता है। बेसिकली जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो जो गैस का घनत्व है वो पृथ्वी की तरफ जाते हुए बढ़ता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी प्रकाश ऐसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जिनके जो घनत्व है या ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल घनत्व जो है वो अलग अलग होता है, तो वो क्या करती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है, यानी अपवर्तन करती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो तारे हैं, तारों से जो किरणें हैं या लाइट है वो आ रही है। ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है, वो वायुमंडल से गुजरती है। वायुमंडल से गुजरती है तो क्योंकि अलग अलग परतों का जो घनत्व है वो अलग अलग है, इसलिए वो अपवर्तित हो जाती है या अपने पथ से मुड़ जाती है। अपने पथ से मुड़ने के बाद ये क्या है, पृथ्वी तक आती है, जिस कारण क्या होता है, जो लाइट है या जो प्रकाश तारों से आ रहा है वो चेंज होता है। कभी वो ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा तेज जो है रोशनी दिखाई देती है, कभी कम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों होता है, ये बेसिकली आपका जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जब लाइट जो है या तारों की जो प्रकाश है वो जब एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से गुजरता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है। इसलिए कभी क्या होता है, हमें वो जो रोशनी है वो तेज दिखती है, कभी हल्की दिखती है। अब इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब जो तारे होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के। द लाइट ऑफ स्टार्स आफ्टर द एंट्री ऑफ लाइट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूसली टिल इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है, जो प्रकाश है, जो तारे से आने वाला प्रकाश है, जब वो वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल की अलग अलग परतों की का घनत्व, ऑप्टिकल घनत्व अलग अलग होता है, जिस कारण जो प्रकाश है वो अपने पथ से मुड़ जाता है। ठीक है, या डेविएट हो जाता है। अब इस कारण क्या होता है, ये बार बार क्या करता है,
डेविएट करता है, अपने पथ से मुड़ जाता है, यानी बार बार इसमें अपवर्तन या रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, क्या होता है? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है। कब तक? जब तक वो पृथ्वी की सतह तक या पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचे। स्टार्स आर फार अवे सो दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब क्या होता है, जो तारे हैं वो कहाँ है? वो बेहद दूर है, और वो क्या है? एक बिंदु के समान है, यानी प्रकाश आ रहा है, लेकिन वहां से जो प्रकाश आता है वो हमें ऐसा लगता है कि एक बिंदु जो है स्रोत से आ रहा है, क्योंकि बेहद दूर है, तारे आपके बेहद दूर। As the path of light coming from stars keep changing, thus the apparent position of stars keep changing, and the amount of light from the stars entering the earth keeps shrinking. अब क्या होता है, क्योंकि जो तारे हैं वो कैसे हैं? वो पॉइंट सोर्स, वहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का जो पथ है वो लगातार बदल रहा है, जिस कारण कभी उसकी पोजीशन कहीं दिखाई देती है, कभी कहीं, जिस कारण कभी हमें जो तारों से आने वाली रोशनी है वो ज्यादा तेज दिखाई देती है और कहीं कभी कम दिखाई देती है, जिस कारण हमें वो ट्विंकल करते हुए या टिमटिमाते हुए दिखते हैं। Due to which a star sometime appear bright and sometime dim, which is the effect of. इसलिए जो तारे होते हैं कभी वो ज्यादा तेज रोशनी के दिखाई देते हैं, यानी उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? ब्राइट, कभी वो डिम दिखाई देते हैं। और ये किस कारण होता है? ट्विंकलिंग के कारण होता है, टिमटिमाने के कारण होते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के प्रवेश के बाद तारे का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता। तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं। जैसे जैसे तारे से आने वाले प्रकाश का मार्ग बदलता रहता है, वैसे वैसे तारे की स्पष्ट स्थिति बदलती रहती है, और तारों से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा टिमटिमाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला कभी धुंधला दिखाई देता है, जो टिमटिमाकर का प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। आपको ये बताना है कि जो ग्रह होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते, वो जो है टिमटिमाते क्यों नहीं। अब अगर हम तारों की बात करें, तारे हमसे बेहद दूर, उनसे प्रकाश आता है, वो टिमटिमाते, लेकिन जो ग्रह हैं वो हमसे पास में है, वो हमारे सौर मंडल में है, लेकिन वो हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब भी हम तारों की बात करते हैं, तारे क्या होते हैं? जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा हो, जैसे कि सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ये क्या है? तारे हैं, क्योंकि ये अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। वहीं जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तो ग्रह के खुद की लाइट नहीं हो, ठीक है, खुद की लाइट नहीं होती, इनका खुद का प्रकाश नहीं हो, जिस कारण ये हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, क्योंकि इनसे प्रकाश नहीं आता। ठीक है, वहीं अगर ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन के कारण जो है इनका जो प्रकाश आता है वो टिमटिमाता, मतलब वो हमें टिमटिमाता हुआ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ये क्या होता है? एक बड़ा लाइट के सोर्स की तरह होता है। ठीक है, तो the planets are much nearer to the earth than stars, and because of this they can consider as a light source. ठीक है, अब क्या होता है? बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ये पृथ्वी के पास है, तारों से पास है, लेकिन ये अगर हम बात करें जब पास में है तो इनका जो लाइट सोर्स है वो बड़ा। ठीक है, if planets is considered to be collection of very large number of point source of light, then the average value of change in the amount of light entering the eye from all point size sources is 0. अब क्या होता है? अगर हम ये माने कि इनसे क्या रहे? लाइट आ रही, जो कि रिफ्लेक्शन के कारण, जब इनसे लाइट आती है तो वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यानी इनसे जो लाइट आती है वो इस तरीके से हो जाती है कि वो
आपको दिखाई नहीं देती, उसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं। ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इज नलिफाइड, और इस कारण क्या होता है, जो टिमटिमाना है या ट्विंकलिंग का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो खत्म हो जाए। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है और इस वजह से उन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जा सकता है। यदि किसी ग्रह को बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माना जाता है, तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन का औसत मूल्य 0 है। इसे पलक झपकने का प्रभाव, या यहाँ पे क्या है, बेसिकली टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टिमटिमाने का प्रभाव। ठीक है, टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाए। अब आपका अगला प्रश्न है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस इज कॉल्ड। जलीय हास्य और लेंस के बीच के काले उद्घाटन, या जो उसके बीच की जो ओपनिंग है, जो जगह है, जो काले रंग की जगह है, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है रेटिना, दूसरा है आइरिस, तीसरा है कॉर्निया और चौथा है प्यूपिल। यानी रेटिना, आइरिस, कॉर्निया और पुतली। तो आपको ये बताना है कि जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है और लेंस जो होता है, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है, एक जगह होती है, जिसको क्या कहते हैं। बेसिकली अगर हम इसके ये अलग अलग जो पार्ट हैं, भाग हैं, उनकी बात करें, तो जो रेटिना होता है, रेटिना क्या होता है, एक पर्दे की तरह कार्य करता है। बेसिकली रेटिना पर प्रतिबिंब, ठीक है, आपने ये पढ़ा है, जैसे कि हमारी, ठीक है, तो रेटिना आपका इधर का हिस्सा होता है और ये क्या किसकी तरह कार्य करता है, पर्दे की तरह। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है और ये पर्दे की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है, जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। नेक्स्ट है आपका आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है ये आपके आंखों को रंग देता है, यानी जो आपका आई लेंस का जो कलर होता है वो आइरिस के कारण होता है। इसी तरीके से अगर हम प्यूपिल की बात करें, प्यूपिल यानी पुतली, पुतली क्या होती है, जो कि आपका अपर्चर की तरह काम करती है, ताकि आपके आंखों पर जो है, आपके आंखों में सही जो है मात्रा में लाइट जा सके। जैसे कि जब आप अंधेरी जगह में रहते हैं या ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे कम रोशनी, तो आपने देखा होगा कि जो आपके आंख के बीच में जो ब्लैक कलर का या काले रंग का जो आपका गोला होता है, एक गोला सा आपको दिखता है, जगह दिखती है, वो क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। क्यों होती है, ताकि जो रोशनी है, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो हमारे आंखों तक जा पाए और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बन पाए और उस वस्तु को हम देख पाए। वहीं जहाँ पे ज्यादा रोशनी होती है, वहां पे आपका जो पुतली होती है या प्यूपिल होती है, वो छोटी हो जाती है। क्यों होती है, ताकि जो लाइट का अमाउंट है, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो कम मात्रा में आंखों में जाए, क्योंकि अगर ज्यादा जाएंगी तो आपकी आंखें खराब हो सकती और आपका जो आप जिस भी वस्तु को देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब प्रॉपर बन पाए ठीक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कार्य प्यूपिल का। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ब्लैक होल होता है, ठीक है, किसके बीच में, एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में, जलीय हास्य और लेंस के बीच में, उसे क्या कहते हैं, उसे बेसिकली प्यूपल यानी पुतली कहते हैं। यानी आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब आपका अगला प्रश्न है, नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के क्रमशः निकट और दूर बिंदु है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक सामान्य नेत्र का निकट और दूर बिंदु कौन सा है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 एंड इंफिनिटी, बी है 0 एंड 25 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी, डी है 25 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। यानी
जीरो और अनंत। जीरो क्या है आपका नियर पॉइंट और अनंत क्या है आपका फार पॉइंट यानी दूरबीन। या 0 और 25 सेंटीमीटर, या 25 और अनंत और 25 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि जो नॉर्मल आई है, सामान्य नेत्र है, उसका निकट बिंदु और दूर बिंदु कौन सा है। जैसी पौखाल, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। मैम दीपिका जोशी। तो दीपिका आप ये बताइए कि जो सामान्य आंख या सामान्य नेत्र होता है उसका निकट बिंदु और फार पॉइंट यानी दूर, जो दूरस्थ बिंदु है या दूर बिंदु है वो कौन सा होता है। मैम 25 सेंटीमीटर सी वाला। 25 सेंटीमीटर क्या होता है निकट बिंदु या जो जी आपका मैम। दूर बिंदु है। मैम निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड, निकट बिंदु 25 होता है। और जो जो आपका दूर बिंदु होता है फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। वेरी गुड। तो जो निकट बिंदु होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से करीब अगर आप किसी भी वस्तु को रखते हैं तो आप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं उसका जो अभिनेत्र लेंस वो उसको रेटिना पे फोकस नहीं करता। वहीं जो आपका दूरस्थ बिंदु या दूर बिंदु होता है या फार पॉइंट होता है वो आपका इंफिनिटी होता है यानी अनंत होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत। अब आपका अगला प्रश्न है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति है उसको दृष्टि दोष और वो दूर रखी हुई वस्तु जो है उनको देख पाता है लेकिन पास रखी हुई वस्तु को वो देख नहीं पाता। तो आपको बताना है उसे कौन सा दृष्टि दोष है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला है लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष, दूसरा है फार साइटेडनेस। ठीक है, तो ये भी आपका जो है दूर दृष्टि दोष ही होता है। हाइपरमेट्रोपिया या ऑल अबव, उपरोक्त सब, यानी आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति है उसे एक दृष्टि दोष है जिसमें वो पास रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को देख पाता। तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। जीआईसी पौखाल। हेलो मैम। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। मानिया। तो आप ये बताइए कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर क्या होगा। आपसे ये कहा गया है ऑप्शन कि सी। ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या आप बता सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो ऊपर लिखा गया है दूर दृष्टि दोष क्या होता है या लॉन्ग साइटेडनेस फार साइटेडनेस क्या होता है। वह आप बता दृष्टि सकते दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो फिर मायोपिया क्या होता है। मायोपिया भी पढ़ा होगा आपने, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं ना। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहते हैं पता है आपको, हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आपको दूर की चीजें दिखाई देती है लेकिन पास की चीजें आपको दिखाई नहीं देती। आपका जो निकट बिंदु है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चल जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है इसमें। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है आपका, उसको आप दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूसरा होता है आपका मायोपिया जिसमें आपको पास
की चीजें जो है वो स्पष्ट जो है दिखाई देती है, ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती, तो उसे आप बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेड। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑल दैट। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है। आगे है तो हाथ खड़ा कीजिए। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है वही आपका दूर दृष्टि दोष होता है, और जो आपका मायोपिया होता है ना, मायोपिया पढ़ते हैं आप, ठीक है, मायोपिया ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। या निकट निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई देती है अच्छे से स्पष्ट रूप से, दूर रखी हुई चीजें नहीं दिखती। वही हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष में दूर रखी हुई चीजें दिखाई देती है, लेकिन जो पास की चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको आपको ढंग से समझना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑल अबव यानी उपरोक्त सब। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, यानी मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। आपके ऑप्शंस हैं कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल और समतल उत्तल। दूसरा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल और उत्तल। तीसरा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल और अवतल लेंस। चौथा है प्लेनो कॉनकेव लेंस फॉर बोथ डिफेक्ट्स, दोनों दोषों के लिए समतल अवतल लेंस। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। आपको दिया गया है कि जो मायोपिया है यानी निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, ये जो दो दोष हैं इनको किस तरीके से ठीक किया जाता है, यानी किस तरीके के लेंस का उपयोग करके आप इसे ठीक कर सकते। ठीक है, तो जयसी पोखाल, मैम बी वाला आंसर। पहले आप अपना नाम बताइए। गोसाई। आयुष, तो आयुष बेटा आपका आंसर क्या है? बी। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको मायोपिया को ठीक करना हो तो आप किसका उपयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का आप उपयोग करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो आपका कौन सा है? बी ऑप्शन। अब आपका अगला प्रश्न है, when white light enter a prism it gets split into its constituent colors, this is due to, जब जो प्रिज्म होता है, ठीक है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जब एंटर करता है, उसमें जाता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, जब वो जो प्रकाश है वो अपने रंगों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, जो उसके कलर्स है उसमें वो क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। आपको इसकी वजह बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर, प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग अपवर्तन सूचकांक या अपवर्तनांक। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ईच कलर्स हैज सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, यानी हर एक रंग जो है या हर एक वर्ण जो है उसका वेग बराबर होता है। तीसरा, प्रिज्म मटेरियल हैज हाई डेंसिटी, यानी जो प्रिज्म है वो एक उच्च घनत्व का बना हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको बताना है कि जब जो श्वेत प्रकाश है
वो प्रिज्म में एंटर करता है तो वो जो है अलग अलग कलर्स में विखंडित क्यों जाते हैं, जो उसके 7 रंग होते हैं उसमें वो विखंडित या टूट क्यों जाते हैं, तो आपको ये बताना है। जैसी पोखाल, फटाफट कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। आपका नाम क्या है? मैम राहुल। राहुल। तो आप बताइए कि हाँ ऐसा जी। क्यों होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है उसके बाद वो अपने 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है या टूट जाता है? मैम डी। और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? ठीक है, तो आपका जो ये ऑप्शन है डी, ये गलत है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट गलत है, प्रकाश का प्रतिबिंब गलत है। जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। बेसिकली क्या होता है, हर एक रंग के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है, जिस कारण हर एक रंग के लिए अलग अलग अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसी कारण जो श्वेत प्रकाश होता है या व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंगों में टूट जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो आज आपको क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। आपको इनको रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।